मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारतीय विचारकों में सबसे पहले मनु पर चर्चा होगी। मनु प्रथम मानव, प्रथम कानून निर्माता। इनकी पुस्तक या इनके द्वारा लिखित पुस्तक मनुस्मृति। कब जन्म हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में विभिन्न ग्रंथ में अलग अलग बातें कही गई। लेकिन मनु अकेले नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि मनुओं की कुल संख्या 14 है। और यहाँ पर चर्चा हो रही है सबसे प्रथम मनु की, जिन्हें हम भारत में प्रथम कानून निर्माता के नाम से जानते हैं। इनकी जो पुस्तक है मनुस्मृति, मूलतः इसमें 1,00,000 श्लोक थे। देवर्षि नारद के हाथ में आया यह ग्रंथ, तो उन्होंने इसे कम करके 12,000 कर दिया। फिर यह अन्य एक ऋषि मुनि के पास आया, फिर और आया और आगे बढ़ता गया, और वर्तमान समय में इसमें कुल मिलाकर लगभग 1600 श्लोक है। और यह मनुस्मृति 13 अध्याय में बटा हुआ है। पश्चिमी विचारक यह मानते हैं कि उनकी यह मनुस्मृति ईसवीं शताब्दी दूसरे या तीसरे के समय की है। मतलब यह कहा जा सकता है कि मूल मनुस्मृति उपलब्ध नहीं है। इसमें समय समय पर संशोधन परिवर्तन किए जाते रहे। मूल जो आलेख था वह गायब हो गया। उसके स्थान पर जो अभी उपलब्ध है, हमें उसे ही मनुस्मृति के नाम से स्वीकार करना पड़ता है। इसके पहले मनु का नाम प्लेटो की जीवनी के संदर्भ में आया था। किस संदर्भ में? प्लेटो की माता का संबंध यूनानी कानून निर्माता, प्रथम कानून निर्माता सोलन से था। मतलब कि सोलन के वंश में प्लेटो की माता का जन्म हुआ था। तो सोलन को यूनान में प्रथम कानून निर्माता माना जाता है। इसी प्रकार से भारत में मनु को प्रथम कानून निर्माता माना जाता है। तो जो इतिहास, जो ग्रंथ हमें उपलब्ध है, उसी के आधार पर मनुस्मृति में वर्णित विभिन्न राजनीतिक विचारों की थोड़ी सी आपसे चर्चा है। सबसे पहले है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब अराजकता की स्थिति थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक इसी प्रकार से उस प्रारंभिक अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों को तंग करता था। किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, अराजकता थी, अशांति थी, अव्यवस्था थी। तब जनता के अनुरोध पर ईश्वर ने एक व्यक्ति को, मनु को राजा बनाकर भेजा। तो मनु प्रथम राजा है, न केवल प्रथम कानून निर्माता, अपितु वो प्रथम मानव भी है और प्रथम राजा है। मनु ने कुशलतापूर्वक शांति व्यवस्था की स्थापना की और राज्य का अच्छी तरह से संचालन किया। इस प्रकार से ईश्वर ने मनु को राजा बनाकर भेजा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुस्मृति में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम पश्चिमी देशों की देवी उत्पत्ति सिद्धांत से इसकी तुलना करें, तो दोनों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम कहा करता था कि इस पृथ्वी पर राजे मतलब राजा
ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्ति है। यदि कभी राजा अत्याचारी निकला, निरंकुश निकला, जनता को दंडित करने वाला, तंग करने वाला निकला, मतलब यह है कि जनता पापी हो गई है और ईश्वर ने ऐसे निरंकुश व्यक्ति को राजा बनाकर भेजा है ताकि ऐसे पापी जनता को उसके पाप का दंड दिया जा सके। ये जेम्स प्रथम का कहना था। इसी प्रकार से लुई वंश के शासकों का कहना था, मैं ही राज्य हूं, आई एम स्टेट। तो ये पश्चिमी देशों में देवी उत्पत्ति सिद्धांत का ये परिणाम हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी देशों में जितने भी तानाशाह हुए ये सब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और उन्होंने ईश्वर की आड़ में लोगों का दमन किया, जनता पर निरंकुशतापूर्वक शासन किया। लेकिन भारतीय परिवेश में देवी उत्पत्ति सिद्धांत में कभी भी इस प्रकार की विकृति नहीं आई। प्रत्येक राजा पूरी तरह से धर्म और नीति से अनुप्राणित था। यही एक सबसे बड़ा अंतर है भारतीय राजनीतिक विचार में और पश्चिमी राजनीतिक विचारों में, कि पश्चिमी राजनीतिक विचार पूरी तरह से राजनीतिक थे, लेकिन भारतीय राजनीतिक विचारों में धर्म और नैतिकता का सम्मिश्रण था। भारत में कभी भी धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक नहीं माना गया और इसीलिए पश्चिमी देशों को राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय मिल गया, भारत को नहीं मिल पाया, क्योंकि पश्चिमी विचारों ने शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। भारत में धर्म, नैतिकता, राजनीति तीनों एक थे, तीनों एक दूसरे से भिन्न नहीं थे, कभी भी भिन्न नहीं माना गया। ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की सबसे बड़ी एक पहचान है, सबसे बड़ी एक स्मरण करने वाली चीज। अब दूसरा है सप्तांग सिद्धि। पश्चिमी विचारधारा, हमने जिन चीजों का अभी तक अध्ययन किया है, यह मानती है कि राज्य के निर्माण के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। प्राचीन भारत में सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। प्राचीन भारत के जितने भी विचारक हैं सब यह मानते हैं कि राज्य के निर्माण के लिए 7 तत्वों का होना आवश्यक है। यह 7 तत्व कौन कौन से? सबसे पहले स्वामी। स्वामी का मतलब राजा। राजा की स्थिति सिर के समान होती है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो राजा की स्थिति शरीर में सिर के समान होती है। राजा प्रमुख होता है, सर्वाधिक प्रमुख राजा होता है, इसलिए उसको स्वामी कहा गया। दूसरा है अमात्य। राजा अकेले सब काम नहीं कर सकता, उसे सहयोगियों की, परामर्शदाताओं की, सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो अमात्य का मतलब मंत्री होता है। मंत्री जो मंत्र देवे, मंत्र का तात्पर्य है जो गुप्त सलाह दे। तो मंत्रियों का होना भी आवश्यक है। जब तक मंत्री नहीं होंगे राजा अकेले सब काम नहीं कर सकते। तीसरा है पूर्व। पूर्व का मतलब है राजधानी। राजधानी सशक्त होना चाहिए, सबल होना चाहिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर होनी चाहिए, वहां पर रहने वाले लोगों में एक उच्च स्तर का जीवन होना चाहिए, उनके व्यवहार में, उनके खान पान में, उनके आचरण में एक विशिष्टता झलकनी चाहिए। पूर्व में राजा रहता है, सम्राट रहता है। तीसरा है राष्ट्र। राष्ट्र में भूमि और जनसंख्या दोनों को सम्मिलित किया जाता है। राज्य की भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, मरुस्थलीय क्षेत्र कम होने चाहिए, जंगल पर्याप्त होना चाहिए,
भूमि ऐसी उपजाऊ हो कि सभी प्रकार के फसलों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके। वहां पर ऐसी व्यवस्था हो ताकि राष्ट्र की सुरक्षा भी अच्छी तरह से की जा सके। भूमि और जनसंख्या, जनसंख्या पर्याप्त होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। फिर है कोष, कोष का मतलब धन। राज्य के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए। पर्याप्त कोष नहीं होगा, राज्य का संचालन नहीं हो सकता। आज श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। इसके पहले वेनेजुएला के बारे में भी हमने ये चीजें सुनी थी, जानी थी। राज्य के पास पर्याप्त हो। अभी पाकिस्तान भी उसी संकट से गुजर रहा। कोष पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन राजा को इतना टैक्स लगाना चाहिए कि जनता को ज्यादा परेशानी न हो। और भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सूर्य जल से जल ग्रहण करता है और जल से फिर जल वाष्प बन करके ऊपर जाता है, फिर वह बादल बनता है, फिर वर्षा होती है, तो सूर्य की किरणों से समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है। तो वरुण मतलब समुद्र से जितना भी पानी वाष्प रूप में जाता है, समुद्र में इसकी कोई कमी नहीं होती। तो समुद्र को पता नहीं चलता कि मेरा पानी इतना कम हो गया। इसी प्रकार से राजा जब टैक्स लगाए, करारोपण करे, तो जनता को लगना चाहिए कि मुझे कोई हानि नहीं हुई। इस प्रकार से करारोपण की नीति होनी चाहिए। तो कोष पर्याप्त होना चाहिए। फिर है दंड। दंड के दो अर्थ हैं। एक दंड प्रत्येक राजा सिंहासनारूढ़ होते समय एक विशिष्ट शक्ति को धारण करता है और उसको दंड शक्ति कहते हैं। पश्चिमी देशों की परिभाषा में उसको हम कहें संप्रभुता की शक्ति को धारण करता है। आप प्राचीन भारत के किसी भी राजा सम्राट के बारे में देख लीजिएगा, हमेशा वे शस्त्र युक्त रहते थे। शस्त्र युक्त क्यों? ताकि अपराधियों में डर का भाव हो और जो सज्जन हैं उनमें निर्भयता हो कि हमारा राजा सशक्त है और वह अपराधियों को दंडित करेगा। तो दंड का एक अर्थ ये होगा, मतलब संप्रभुता, शक्ति। और दूसरा अर्थ है सेना। जब तक सेना नहीं होगी, राज्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती। तो सेना का होना आवश्यक है। सेना में 6 अंग होते हैं। इन 6 अंगों से युक्त सेना का संगठन राजा को करना चाहिए। कौन कौन से? रथ, हाथी, घोड़ा, नौसेना होनी चाहिए, पैदल और फिर भारवाहक। भारवाहक का मतलब जो रसद सामग्री वगैरह पहुंचाने, ले जाने, लाने ले जाने का काम करते हैं। इन 6 अंगों से युक्त राजा के पास सेना होनी चाहिए और तभी राज्य की सुरक्षा अच्छी तरह से की जा सकती है। इसी प्रकार से ये जो राष्ट्र के अंतर्गत हमने भूमि और जनसंख्या की चर्चा की थी, इसमें मनु कहता है कि 6 प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। आप किसी भी देश में चले जाइए, बड़े बड़े किले वहां पर बने हुए हैं पुराने जमाने के। हमारे भारत में भी किले, बड़े बड़े किले। एक किला क्या होता है? जब दुश्मन हम पर आक्रमण करेगा तो हम किलों में जाकर के छुपेंगे और वहां से छुप करके हम शत्रुओं पर वार करेंगे। किले की दीवारें अभेद्य होती थी। वहां पर इतनी सुविधा, इतनी स्थिति होती थी, वहां पर हजारों सैनिक वर्षों तक जीवन यापन कर सकते थे। बिना बाहर निकले हजारों की संख्या में से वहां पर रह सकते थे और देश की सुरक्षा कर सकते थे। किले को जीतना कम बात नहीं होगी। तो किले कितने प्रकार के होने चाहिए? मनु कहते हैं धन दुर्ग, मतलब मिट्टी से बना हुआ दुर्ग। दूसरा है मही दुर्ग, पत्थरों से बना हुआ दुर्ग। तीसरा है जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो, जल दुर्ग। फिर है वृक्ष दुर्ग, जिसके चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष हों।
फिर है गिरी दुर्ग, पहाड़ों के बीच में जो दुर्ग बना हो, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में दुर्ग बना हो, गिरी दुर्ग। और फिर सेना, जहां पर दुर्ग बनाना संभव न हो वहां पर सेना की अभेद्य दीवार बना दी जानी चाहिए। दुर्ग के प्रकार, तो राज्य को सभी प्रकार से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राजा की होती है। फिर आगे है मित्र, मित्रों का होना, देश के अंदर मित्रों का होना आवश्यक है और मित्रों का होना देश के बाहर भी आवश्यक है। देश के अंदर मित्र होंगे तो क्या होगा? ये मित्र पूरे राज्य की स्थिति की जानकारी समय समय पर नियमित रूप से राजा को देते रहेंगे, ताकि राजा को यह पता चले कि शासन प्रशासन और व्यवस्था के बारे में आम जनता क्या सोचती है, उसे सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, उसके मन में कोई डर या भय या खौफ तो नहीं है। एक कोई भी व्यक्ति यदि घर से निकलता है तो उसके वापस आने की गारंटी तो है, लोगों को सुरक्षा तो मिल रही है, लोग अपना धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक विकास कर तो पा रहे हैं, व्यापार करने के मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं है। इन सब की खुफिया जानकारी मित्रों के माध्यम से राजा को मिलती रहनी चाहिए, इसलिए मित्रों का होना आवश्यक है। मित्र को सप्ताह सिद्धांत में एक प्रमुख तत्व माना गया है। इसी प्रकार से दूसरे देशों में भी मित्र होने चाहिए। जहां मान लीजिए गुप्तचर व्यवस्था है, ये देश के अंदर, देश के बाहर, देश के बाहर भी मित्रों का होना आवश्यक है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी सहायता ली जा सके, या अपने विरोधी यदि कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको समाप्त किया जा सके। तो ये प्राचीन भारत में राज्य के निर्माण के 7 सिद्धांत हैं। इन 7 चीजों से एक राज्य का निर्माण होता है। मतलब पश्चिमी देशों में जो 4 तत्व माने गए हैं, भारत में इसको 7 तत्वों का दर्जा दिया गया है। फिर आता है राजा। मन का राजा के बारे में क्या? ईश्वर ने राजा को बनाया, तो केवल राजा को बना दिया, भेज दिया वहां पर चल राज्य कर, ऐसा नहीं है। राजा में 8 देवताओं के प्रमुख गुणों को लेकर ईश्वर ने राजा बनाया। राजा में 8 देवों के गुण पाए जाते हैं। ये कौन कौन से गुण है देखिए। पहला है इंद्र। इंद्र देवराज है, देवताओं का राजा है। वह सबका पालन पोषण करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं का नाम निशान समाप्त कर देता है। तो राजा को भी प्रजा पालक होना चाहिए, जनता का कल्याण करने का भाव होना चाहिए। देश के अंदर कोई भी शत्रु पनपने न पाए, देश के बाहर कोई शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ न सके। तो इंद्र का तत्व राजा में ये गुण लाता है। दूसरा है, राजा में होता है वायु का गुण। वायु देवता का गुण क्या है? वायु हमें जीवन देता है, शानदार हवा बहती है, हमें इतना सुख मिलता है, कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार से राजा को भी वायु के समान न केवल गतिशील होना चाहिए, अपितु राज्य में दंड की व्यवस्था और सुशासन की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी चाहिए। राजा है मतलब उसको कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति का विकास हो सके, उसका नैतिक धार्मिक विकास हो सके, शैक्षणिक आर्थिक विकास हो सके, एक सुशासन की स्थापना हो, लोगों को गर्व हो कि हमारा राजा, हमारा सम्राट, हमारा शासक ऐसा है। फिर है यम। यम देवता का काम क्या है? दंडित करना। टाइम हो गया, किसी को भी नहीं छोड़ता, उसको जाना है मतलब जाना है। हर व्यक्ति की आयु एक निश्चित होती है, उससे 1 मिनट भी पहले नहीं, 1 मिनट बाद में भी नहीं। तो यम को हम दंड देने वाला अधिकारी मानते हैं, देवता मानते हैं।
राजा में भी दंड का यम का भाव होना चाहिए, मतलब कि अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपराधियों को कठोर दंड देना। फिर सूर्य हमें प्रेरणा देता है। जैसे सूर्योदय होता है, पूरी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब अपना बिस्तर त्याग देते हैं और जीवन में एक नए दिन का प्रारंभ करते हैं। सूर्य हमको प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजा में सूर्य का गुण होना चाहिए। गर्मी में प्रखरता, ठंड में शीतलता, सब चीजें उसको होनी चाहिए। फिर है अग्नि, दाहक तत्व का गुण होता है, उष्मा देता है, वह किसी चीज को आपके लिए तैयार करके ग्रहण करने लायक बनाता है। यही स्थिति, यह गुण राजा में भी होनी चाहिए। मतलब कि राजा में इतनी ओज शक्ति होनी चाहिए कि राजा से कौन किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये स्पष्ट होना चाहिए। दाहकत्व का मतलब हर कोई राजा नहीं बन सकता। जिसमें राजा के गुण होंगे वही व्यक्ति ही राजा बनेगा। फिर है वरुण, नैतिकता। वरुण देवता का, वरुण देवता मतलब समुद्र, समुद्रों के देवता और उनको माना जाता है। तो समुद्र में गंभीरता होती है, नैतिकता का पालन, धर्म का पालन वरुण देवता के माध्यम से संपन्न होता है। तो राजा भी जनता में धर्म और नैतिकता का पालन कराता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में धर्म और नैतिकता ही न हो उसका जीवन बेकार है, पशु तुल्य है। तो धर्म का मतलब कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ये धर्म की बात ही नहीं है। धर्म का मतलब अपना काम करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही तो धर्म है। अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख न हो, ईमानदार हो। आप किसी धर्म को मत मानिए, लेकिन ईमानदार रहिए, वही श्रेष्ठ है। व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। आप अच्छा बनिए, वह स्वयं भी आप ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। फिर है कुबेर। कुबेर धन के स्वामी, कुबेर देवता धन के स्वामी, समृद्धि देता है और अर्थ से कल्याण होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो राजा में भी यह गुण होना चाहिए। राजा जनता का पालन पोषण करता है, उनको समृद्धि देता है और समृद्धि के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करता है। फिर है चंद्रमा, शीतलता। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, प्रसन्नता देता है, हमारे मन को आह्लादित करता है। तो ये 8 देवताओं के गुण राजा में होते हैं और इन 8 देवताओं के गुण को लेकर के ईश्वर राजा का निर्माण करता है। मतलब कोई भी देवता राजा के समकक्ष नहीं होता, क्योंकि देवताओं में एक गुण होता है, राजा में 8 गुण होते हैं और हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। फिर है योग्यता। जब 8 देवताओं के प्रमुख गुणों को लेकर के राजा का निर्माण किया गया है तो स्वाभाविक है वो गुणी होगा, गुणवान होगा, वह जितेंद्रिय होगा, वह किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त होगा, कोई व्यसन या लत उसको नहीं होगी, वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला होगा, वह सत्याचरण करने वाला होगा, सदाचरण करने वाला होगा, वह जनता के लिए आदर्श होगा। मतलब जनता की पूरी भावना, पूरी निष्ठा सम्राट या राजा के प्रति होती है और राजा अपने निष्ठा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए। यदि खुद राजा दुराचारी हो जाए तो देश के हर कोई दुराचारी हो जाएंगे। तो राजा में ये गुण होना चाहिए, उसे
गुणवान और संपन्न और गुण संपन्न होना चाहिए। फिर है कार्य, राजा के कार्य क्या होना चाहिए। मनु राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का विवेचन करते हैं, मतलब कि राज्य को कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ले लेना चाहिए। राजा जनता के कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य करें। कौन कौन से कार्य, जैसे प्रजा पालन, प्रजा का पालन राजा का सबसे प्रमुख दायित्व है। और तुलसीदास रामचरित मानस में कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का भागी होता है। तो राजा प्रजा का न केवल पालन करे अपितु उन्हें आने वाले कल की चिंता से मुक्त रखे, उनके विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। फिर है सुशासन की स्थापना करें। सुशासन का मतलब क्या होता है, अच्छा शासन तो होता ही अपितु इसका एक गूढ़ अर्थ भी होता है, कम से कम शासन। कम से कम शासन का मतलब जनता को इतनी समझदार होना चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें वो विभेद करे, और जो करना है उसको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसको न करे। जब जनता में इतनी चेतना आ जाती है कि हर व्यक्ति अच्छी तरह से जब काम करता है तब सुशासन की स्थापना होती है। और इनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। ये सुशासन है, मतलब हर जगह नियंत्रण का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में इतनी क्षमता, इतनी योग्यता आ जानी चाहिए, उसे समझ हो कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम नहीं करना है। मान लीजिए जैसे परीक्षा, 100 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा में क्या होता है, आप परीक्षा दीजिए, लेकिन 2-4 उसमें ऐसे होते हैं जो नकल करना चाहते हैं। आप उन बाकी विद्यार्थियों, वो उन 4-6 विद्यार्थी जो करते हैं, नकल करना चाहते हैं, उनको हटा दीजिए। बाकी जो 95-96 विद्यार्थी हैं, क्या उनके लिए आपको इन्विजिलेशन निरीक्षण करने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि वो जो 95-96 विद्यार्थी हैं वो ईमानदारी से परीक्षा देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर मत देंगे। यही सुशासन है, जहां शासन का नियंत्रण कम हो जाता है। फिर है अधिकारियों पर नियंत्रण। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक देश का प्रशासन अच्छी तरह से चल नहीं सकता। अधिकारियों पर नियंत्रण बनाना चाहिए और राजा को चाहिए कि वह अधिकारियों पर नियंत्रण रखे। फिर इसके अलावा सेना को हमेशा सुसज्जित रखे। 6 प्रकार की सेना का वर्णन आ चुका है, उसी प्रकार की सेना का निर्माण करें और सेना का नेतृत्व करें। आप तो जानते होंगे पहले जमाने में राजा स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर के युद्ध करते थे। तो राजा सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के गुणों से संपन्न होते थे। राजा की विजय, राजा की पराजय का मतलब पूरी सेना परास्त मान ली जाती थी। राजा हमेशा राजा से लड़ता था और जो राजा परास्त हुआ पूरा राज्य परास्त मान लिया जाता था। तो भारत में एसी कमरे में बैठ करके नीति निर्माण करने वाले राजा नहीं होते थे। राजा स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर के युद्ध करते थे और फिर विदेश नीति का भी संचालन करे, राज्य की रक्षा करे आंतरिक अव्यवस्थाओं से, उपद्रवियों से और बाह्य आक्रमणों से। और बाह्य आक्रमण से रक्षा करने के लिए विदेश नीति का निर्धारण करे। विदेशों में राजदूत भेजे, वहां के दूसरे देशों से राजदूत आने जो आते हैं उनका स्वागत करें, विदेश नीति का निर्धारण। फिर है चौथा पॉइंट है इसका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में मनु के विचार। अकेला राजा सब काम नहीं कर सकता, उसे सहायकों की, सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें राजनीति की भाषा में मंत्री कहा जाता है। मंत्री वह है जो राजा को
आवश्यक सलाह देता है। तो जो मंत्री, इनकी संख्या 7 या 8 होनी चाहिए, यदि आवश्यकता पड़े एक आध दो कम या अधिक हो सकते हैं। मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए? उन्हें निपुण होना चाहिए, परीक्षित होना चाहिए, सभी प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरना चाहिए और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, सभी प्रकार के शस्त्रों के संचालन का गुण होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो मंत्री भी युद्ध क्षेत्र में जाकर के युद्ध कर सके। ठीक है, कुलीन होना चाहिए, उन्हें उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए। मनु ने अनेक स्थानों पर उच्च कुलोत्पन्नता को स्वीकार किया है और कहा है कि जितने भी बड़े बड़े और उच्च अधिकारी होंगे वे सब उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए, कुलीन परिवार में उनको जन्म लेना चाहिए। फिर है सूरवीर होना चाहिए, उनकी निष्ठा राज्य और राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, राजा के प्रति होनी चाहिए और उन्हें ईमानदार होना चाहिए, गोपनीयता को बनाए रखने वाला होना चाहिए। ये गोपनीयता के बारे में प्राचीन भारत के विचारक कहते हैं, राजा जहां पर अपने मंत्रियों से परामर्श लेगा, जिसे आजकल कैबिनेट मीटिंग कहते हैं, वहां वह जगह बिल्कुल निर्जन हो, गोपनीय स्थान हो, वहां पर किसी बाह्य व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति न हो। रात को 12 बजे राजा उनसे परामर्श ले, ताकि कोई भी व्यक्ति आसपास न पहुंच सके, सुन न सके, जान न सके कि राजा ने अपने मंत्रियों से क्या परामर्श लिया और मंत्रियों ने राजा को क्या परामर्श दिया। गोपनीयता पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। और आप जानते होंगे वर्तमान समय में भी यदि कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। आप यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे, कोई भी व्यक्ति जब मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह 2 प्रकार की शपथ लेता है। एक, पद से संबंधित जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, ये पद की शपथ। दूसरी, गोपनीयता की शपथ लेता है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को मैं गोपनीय बनाकर रखूंगा, और यदि उसने भूले भटके किसी प्रकार से यदि उसको गोपनीय को भंग कर दिया, जनता को बता दिया, तो उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। गोपनीयता बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है कानून। मनु कानून के बारे में कहते हैं कि कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। कानून के 4 स्रोत उन्होंने माने। एक, वेद, दूसरा धर्मशास्त्र, तीसरा ऋषि मुनि परंपराएं, गुरुकुल की परंपराएं, और चौथा है अंतरात्मा, अपना मन, अपना हृदय जो कहता है। इन 4 स्रोतों से कानूनों का निर्माण होता है और इसी आधार पर एक न्यायाधीश को निर्णय देना चाहिए। न्यायाधीशों को भी कुलीन होना चाहिए, उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए। सभी प्रकार से न्यायालय की स्थापना ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर अपराधी बच न पाए और निरपराध दंडित न हो सके। न्याय व्यवस्था देश की जितनी अच्छी होगी, देश में कानून व्यवस्था भी उतनी अच्छी तरह से होगी। भारत की न्याय व्यवस्था देख लीजिए, एक व्यक्ति किसी मामले में जेल में डाला गया, महीने 2 महीने रहा जेल में, उसको जमानत मिली, जमानत पर जैसे छूटा फिर से अपराध शुरू कर देता है, फिर उसको पुलिस पकड़ती है, फिर उसको जेल हो जाता है, फिर 15-20 दिन तक जेल में पड़ा रहता है, ये महीना 2 महीना जेल में रहता है, उसका फिर जैसे छूटता है फिर वो अपराध शुरू कर देता है। लोगों में दंड के प्रति भय का भाव होना चाहिए। जब तक लोगों में दंड का भय न हो तब तक देश सुधर नहीं सकता। एक, दूसरी चीज, न्याय समय पर मिलना चाहिए, और ये दोनों चीजें भारत की न्याय व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था की जड़ अंग्रेजों ने स्थापित रोपा था। क्या आप सोचते हैं कि इंग्लैंड के न्यायालयों में भी इतने लाखों करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित होंगे? नहीं।
लेकिन हमने जब 1947 में आज़ादी प्राप्त की, 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो न्याय व्यवस्था को हमने वही रखा जो अंग्रेज हमको छोड़कर गए थे। परिणाम ये हुआ कि न्यायालय में रोज के रोज मुकदमों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उनको निपटाने की दर उतनी और कम से कम होती गई। यहां तक कि इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में शुरुआती दौर में 9 न्यायाधीश थे, इनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते आज 31 तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या कोई मुकदमा की संख्या कम हुई? नो। तो न्याय व्यवस्था अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। फिर एक देश में एक राजा एक राज्य अकेले नहीं रह सकता, उसे दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। दूसरे राजा के साथ संबंध स्थापित करने पर विदेश नीति की आवश्यकता पड़ती है। तो यही मनु का मंडल सिद्धांत या विदेश नीति का है। इसको मंडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मंडल सिद्धांत में मूलतः प्रारंभिक तौर पर 4 राज्यों की स्थिति होती है। विजिगीषु, हीरो राज्य। विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला, ये विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला, ये हीरो। मतलब कि हीरो राज्य जो होगा उसके राजा में ये सब गुण होंगे। दूसरा है अली। अली का मतलब दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन होता है। दुश्मन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पड़ोसी अपना दुश्मन ही होता है। तीसरा है मध्यम, जो इन दोनों राजाओं से शक्तिशाली होता है, दोनों राज्यों से शक्तिशाली होता है, दोनों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है, दोनों से एक साथ दोस्ती और दुश्मनी कर सकता है। और चौथा है उदासी, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, उदासी। ये 4 प्रकार के राज्य उन्होंने इन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। कौटिल्य इसमें और आगे जोड़ते जाते हैं, इसकी चर्चा कौटिल्य के चर्चा में करेंगे। फिर है सातगुण्य नीति। 6 प्रकार की नीतियों का पालन राजा को विदेश नीति के क्षेत्र में करना चाहिए। संधि, यदि अपनी स्थिति कुछ कमजोर जान पड़े तो दूसरे राजा से संधि कर लेनी चाहिए। विग्रह, अपनी स्थिति अच्छी हो जाए, बलिष्ठ हो जाए तो उस संधि को तोड़ देना चाहिए। यान, उपयुक्त अवसर मिले सीधे आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए। आसन, यदि परिस्थितियां उपयुक्त नहीं है, मान लीजिए बरसात का समय आ गया तो बरसात में नदी नाले में पूर आएंगे, बाढ़ आएगी, कैसे करके आप सेना को पार करेंगे? तो उचित समय की प्रतीक्षा के लिए थोड़े समय आराम करना चाहिए, आसन मार करके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद है संश्रय, उसके बाद है वृद्धि भाव, मित्र के साथ मित्रता, शत्रु के साथ दुश्मनी, 2 प्रकार के भाव। और उसके बाद है संश्रय, यदि अपनी स्थिति कमजोर जान पड़े तो किसी शक्तिशाली राजा के आश्रय में चला जाना चाहिए, ये संश्रय है। तो 6 प्रकार की नीतियों का पालन राजा को करना चाहिए। और चतुर्नीति, साम, दाम, भेद, दंड। साम, बात करिए, बातों से काम निकालने की कोशिश करिए। दाम, यदि बातों से काम नहीं हुआ तो दाम दीजिए, मतलब उसको रिश्वत दीजिए, प्रलोभन दीजिए। उससे भी काम नहीं हुआ तो भेद, फूट डालिए, डराइए, धमकाइए, चमकाइए उसको। और फिर भी उससे भी काम नहीं हुआ, दे दनादन दंड। ये 4 नीतियां, इसको चतुर्नीति कहते हैं। फिर युद्ध नीति, मनु युद्धों के पक्षधर नहीं है। यदि आवश्यकता नहीं है युद्ध का तो युद्ध नहीं करना चाहिए। और यदि आवश्यकता बढ़ ही गई, जरूरी हो गया, युद्ध करना आवश्यक हो गया, तब युद्ध से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है, युद्ध कम से कम हो, यही बेहतर होता है। और ये है
मनु के राजनीतिक विचार। इसके अंतर्गत हमने सप्तांग सिद्धांत देखा, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देखा, सप्तांग सिद्धांत देखा, राजा, राजा के गुण, राजा के कार्य, राज्य का उद्देश्य, फिर मंत्री परिषद, फिर मंडल सिद्धांत। ये है मनु के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचार। जहाँ तक मनु की देन का प्रश्न है, देव उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले उन्होंने प्रतिपादित किया। ये कहा जा सकता है कि देव उत्पत्ति सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया। और देव उत्पत्ति भी इस प्रकार से कि राजा में ईश्वर के गुण होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने देव उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और गुण होते हैं, अवगुण नहीं होते हैं। उन गुणों से जनता का कल्याण होता है, जनता का हित होता है। दूसरा है राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य में जनता इसलिए रहती है ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो राज्य के कल्याणकारी रूप का प्रतिपादन उन्होंने किया है। तीसरा है राजनीति में धर्म और नैतिकता को सम्मिलित किया। भारत के किसी भी राजनीतिक विचार को देख लीजिएगा, धर्म और नैतिकता को उन्होंने राजनीति के साथ संयुक्त किया है। तो भारत में कभी भी राजनीति, धर्म और नैतिकता अलग अलग नहीं थी, एक समान थे। तीनों को अलग अलग आप कर ही नहीं सकते थे भारत में। ये भारत की राजनीति की सबसे बड़ी देन दुनिया को है। यह है विदेश नीति। विदेश नीति के भी, विदेश नीति का निर्माण भी राजा को उन्होंने करने के लिए कहा है। तो विदेश नीति का निर्धारण किस प्रकार से होना चाहिए, किस राजा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीजें सार्वजनिक नीति के अंतर्गत आता है। और आखिरी है प्रथम कानून निर्माता। मनु को हम प्रथम कानून निर्माता, प्रथम शासक, प्रथम मानव के रूप में जानते हैं। इसमें आलोचना के खिलाफ एक भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी आलोचना की जा सके। और इस प्रकार से मनु का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। आप सभी को धन्यवाद।